भारी बारिश के चलते गुजरात में कई बांध टूट गए हैं, जिससे राज्य में बाढ़ के हालात बन गए हैं। अहमदाबाद में धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। साबरमती नदी उफान पर है और वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अहमदाबाद में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तर गुजरात में तेज बारिश के चलते रास्ते और कई पुल टूट गए। धनेरा जाने वाला उत्तर गुजरात का रास्ता क्षतिग्रस्त है। सेना और एनडीआरएफ राहत कार्य में लगे हैं। वहीं कच्छ में भी बाढ़ का कहर है। उधर ओडिशा में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। ओडिशा में बाढ़ से 2,40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ओडिशा के जाजपुर, भद्रक, बालासोर, क्योझर और मयूरगंज में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव है। ओडिशा में वैतरणी और सुवर्णरेखा नदी बाढ़ के चलते उफान पर हैं। राजस्थान के उदयपुर में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहर के झीलों में भी लगातार पानी बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के चलते यहां पर सागर के गेट को भी खोल दिया गया और आसपास के एरिया में पानी भर गया। राजस्थान के जालौर में नर्मदा नहर का बांध टूटने की वजह से कई गांव में पानी घुस आया। पानी घुसने की वजह से गांव में फंसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। एनडीआरएफ की टीम ने पिछले 5 दिनों में करीब 600 लोगों को बचाया। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चक्रवाती तूफान कोमेन बांग्लादेश के तट पर जल्द ही पहुंच जाएगा, जिस वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कोमेन इस समय कोलकाता से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में यहां पे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के आसपास 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चक्रवात की खबरों के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ब्रिटेन के दौरे को छोटा कर भारत वापस लौट आई हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार गुरुवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हो चुका है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत रत्न डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता डॉक्टर कलाम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब भी उमड़ा। रामेश्वरम में लोगों ने नम आंखों से डॉक्टर कलाम को अंतिम विदाई दी। सोमवार को डॉक्टर कलाम का 83 साल की उम्र में शिलांग में निधन हुआ था। उस वक्त वे यहां पर आईआईएम के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। डॉक्टर कलाम के अंतिम दर्शन के लिए रामेश्वरम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार से मुलाकात की। पीएम मोदी ने डॉक्टर कलाम के परिवार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर संवेदना व्यक्त की। एपीजे अब्दुल कलाम को रामेश्वरम से 5 किलोमीटर दूर उनके पैतृक गांव के पास ऐसी जमीन में सुपुर्द खाक किया गया है जो कि एक मंदिर की जमीन है। डॉक्टर कलाम का जीवन न प्रेरणा स्रोत रहा है और उनका अंतिम संस्कार भी जाति धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोगों के लिए सबक बन गया है। मंदिर की उस जमीन पर डॉक्टर कलाम की याद में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। डॉक्टर कलाम ऐसी शख्सियत थे जिन्हें किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वो हर मजहब के थे। उनके शख्सियत के इस पहलू को संवारा था उस शहर ने जो अब तक सिर्फ मंदिर के लिए देश में मशहूर था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को नागपुर जेल में फांसी दी गई। सुबह 6:35 पर नागपुर जेल में याकूब मेमन को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। फांसी के बाद डॉक्टरों की टीम ने शव को पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद याकूब के शव को उसके 2 भाई सुलेमान और उस्मान को सौंपा गया। फिर नागपुर से उनके शव को विमान से मुंबई लाया गया। याकूब मेमन को नागपुर जेल में फांसी दिए जाने से पहले सुबह 3 बजे याकूब को उठाया गया। उसके बाद 3:10 पर याकूब को नहाने के लिए ले जाया गया। नहाने के बाद नए सफ़ेद कपड़े पहनाए गए। 3:25 पर याकूब को मनपसंद नाश्ता दिया गया। 3:40 पर याकूब को प्रार्थना का वक्त दिया गया। 4:30 बजे याकूब को बैरक से मुंह ढककर बाहर निकाला गया। इस बीच हाथ पीछे की ओर बांधे हुए थे। याकूब मेमन की फांसी को लेकर पूरी रात सस्पेंस बना रहा। आखिरकार आधी रात के बाद एससी में 1 घंटे की बहस के बाद फांसी के फैसले पर आखिरी मुहर लग गई। जैसे ही खबर आई कि राष्ट्रपति ने याकूब की दया याचिका खारिज कर दी है, उसी के साथ याकूब के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। रात करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जमावड़ा चीफ जस्टिस के घर पर लगा। पहली बार देर रात सुप्रीम कोर्ट खोला गया और तीनों जज वहां पहुंचे और सुनवाई हुई। घंटे भर की सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि याचिका में कोई नई बात नहीं है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। फांसी से पहले याकूब की आखिरी इच्छा अपनी बेटी से मिलने की थी। मरने से पहले याकूब सिर्फ एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता था, लेकिन उसे इसकी इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि पिछले सप्ताह ही वो अपनी पत्नी और बेटी से मिला था। मरने से पहले याकूब ने जेल के संतरी से कहा था कि खुदा का कोई चमत्कार ही होगा जो कि ज़िंदगी मयस्सर उसे करवा सकता है। जेल के बाहर फांसी का राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसा कहना था याकूब का। याकूब ने संतरी से कहा कि उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मरने से पहले कुछ वक्त अपनी बेटी जुबैदा के साथ गुजार सके। उसकी 2 बेटियां हैं। याकूब की फांसी के चलते नागपुर के अलावा पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई। नागपुर जेल के अंदर की सुरक्षा की बागडोर संभालने के लिए 35 पुलिस जवानों के एक दस्ते को यरवदा जेल से नागपुर बुलाया गया।
35 पुलिस के जवानों का ये वो जत्था है जिन्होंने आतंकी अजमल कसाब को फांसी देते वक्त यरवदा में कमान संभाली थी। 24 घंटे के लिए पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी गई। नागपुर पुलिस ने एहतियातन कई लोगों को हिरासत में लिया है। राज्य सरकार ने सभी पुलिस वालों की छुट्टी रद्द कर दी है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। याकूब की फांसी के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई। नागपुर में आरएसएस के दफ्तर की सुरक्षा पर भी सख्त नजर रखी गई। याकूब को नागपुर की जेल में फांसी दिए जाने के बाद मुंबई के माहिम में उसके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। याकूब के घर के बाहर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। नागपुर में फांसी दिए जाने के बाद आतंकी याकूब मेमन के शव को मुंबई लाया गया। याकूब मेमन को मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान के एच ब्लॉक के 20 नंबर कब्र में दफन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में याकूब की फांसी पर बयान दिया। उन्होंने सदन को बताया कि याकूब को सुबह फांसी दी गई। याकूब की सभी याचिकाओं के खारिज होने के बाद ही उसे फांसी दी गई। मुख्यमंत्री के मुताबिक याकूब के मामले में उसके सभी संवैधानिक अधिकारों और नियमों का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जिन 3 जजों ने याकूब मेमन पर फैसला सुनाया था उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने तीनों जजों की सुरक्षा बढ़ाई है। जजों की सुरक्षा का इंतजाम सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद किया गया। याकूब की याचिका पर अंतिम फैसला जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस पीसी पंत, जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने सुनाया था। याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुंबई धमाके में 257 बेकसूर लोग मारे गए थे, जिनको थोड़ा देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिला। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अदालत के फैसलों का स्वागत करते हैं लेकिन इस पर राजनीति ना हो, जबकि एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि फांसी की सजा से दुख हुआ। शिवसेना के नेता संजय राउत ने फांसी दिए जाने को सही ठहराया। याकूब को फांसी दिए जाने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और कहा कि सरकार दूसरे मामलों में ऐसी तेजी क्यों नहीं दिखाती। भारी शोर शराबे के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरदासपुर हमले पर संसद में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरदासपुर में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और रावी नदी को पार करके आए। राजनाथ ने कहा कि जीपीएस डाटा से सबूत मिले हैं कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए। हमले के दौरान आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई। संसद में हंगामे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जेटली ने कांग्रेस से पूछा, आखिर क्यों गुरदासपुर हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे पर गृह मंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस बात पर देश को जवाब देने की मांग की। जेटली ने पूछा कि आखिर क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर बहस नहीं चाहती। संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में स्पीकर ने सभी दलों से अनुरोध किया कि सदन में विरोध दर्ज कराने के लिए नियमों का पालन होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने नारेबाजी करते हुए वेल में आना और प्लेकार्ड लहराते हुए कार्रवाई को ना रोकने का अनुरोध किया है। हालांकि इस पर भी सहमति नहीं बनी है। मुंबई में गुरुवार को स्वाइन फ्लू के 6 नए मामले सामने आए। मुंबई में इस महीने में अब तक स्वाइन फ्लू के चलते 16 मौतें हो चुकी हैं। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कई अस्पतालों में अलग से वार्ड भी बनाने की तैयारी हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगले 3 महीनों में दिल्ली के 80 जगहों पर 480 शौचालयों का निर्माण होगा। दिल्ली के चारों नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में 20 जगहों का चुनाव करेंगे जहां शौचालय बनाए जाएंगे। इन शौचालयों को NAMMA और DUAC मॉडल के तहत बनाया जाएगा। NAMMA मॉडल को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक अविवाहिता लड़की को 24 हफ्तों से ज्यादा के गर्भ को गिराने की इजाजत दी। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पेट में पल रहा बच्चा लड़की को मानसिक और शारीरिक तौर पर खतरा बन सकता है। राजधानी में पुलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्जी दाखिला दिलाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के रडार पर इस साल हिंदू कॉलेज में हुए दाखिले भी हैं। आपको बता दें कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में कट ऑफ 95% से ऊपर गई। नॉर्थ कैंपस के कई और कॉलेजों में कॉलेज भी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस इस रैकेट के साथ ही कॉलेज स्टाफ के भी शामिल होने से इनकार नहीं कर रही। यूपी के बलिया में भोजपुरी फिल्म दहेज की हीरोइन और हीरो पर तेजाब फेंककर फरार हुए फिल्म के सहायक हीरो को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। आतंकी हमले के 3 दिन बाद गुरुवार को एक बार फिर गुरदासपुर में हड़कंप मचा। लोगों में बम जैसी एक संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप हुआ। गुरदासपुर के एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो बैग में कुछ पटाखे मिले। दरअसल गुरदासपुर के दीनानगर में थाने पर हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जब लोगों ने संदिग्ध चीज देखी तो अफरा तफरी मच गई। मुंबई के डोंबिवली में इमारत गिरने से पुलिस ने अब यहां पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि इस इमारत के मालिक बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हुई है। सीबीआई ने व्यापम घोटाले में एक FIR दर्ज की है जिसमें परीक्षा नियंत्रक पंकज चतुर्वेदी और साथ ही में मंत्री के OSD को भी आरोपी बनाया गया है। इन पर सिपाहियों की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। पुलिस ने 3 ग्रेटर नोएडा में छापेमारी कर 3 नाबालिग बच्चों को आज़ाद करवाया है।
यहाँ पे आरोप है कि इन बच्चों से घर का काम कराया जाता था। मालिक इनकी पिटाई भी करता था। आरोप है कि जिस घर में ये बच्चे काम करते थे उसका मालिक इनको वक्त पर खाना नहीं देता था और कुत्तों से कटवाता भी था। बीती रात एक बच्चा किसी तरह से भाग निकला। उसने भागने के बाद एक युवक को अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस को इसकी इत्तला दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया। पूछताछ कर रही पुलिस अभी इन बच्चों को चाइल्ड केयर भेज चुकी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर को उल्लंघन किया है। पुंछ सेक्टर में जमकर गोलीबारी हुई। पाकिस्तानियों ने पुंछ के चौथा पोस्ट को टारगेट कर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार शाम 6 बजे फायरिंग शुरू की, जिसका भारतीय फौज ने जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से देर रात तक फायरिंग हुई। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। चिक्की और बिस्किट घोटाले पर विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए आज भी हंगामे के आसार हैं। कानपुर में एक पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पति की जमकर पिटाई की। कप्तान सिंह ने अपनी पहली पत्नी को 28 साल पहले बगैर तलाक के छोड़ा और दूसरी शादी की। जब वो महिला अपने पति की पिटाई कर रही थी तो पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन महिलाओं के गुस्से की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। महिला का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत करने के बावजूद उनको कोई मदद नहीं मिली। गोरखपुर में तैनात आरपीएफ के जवानों पर यात्रियों से 100-100 रुपए लेकर जनरल कोच में सीट देने का आरोप लगा है। दरअसल मुंबई जाने वाली ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाकर सीटें बेची जा रही हैं। कन्नौज में बीएसपी नेता के घर पर छापेमारी में पुलिस ने सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद की। दरअसल पुलिस ने छापेमारी में जमीन के अंदर गाड़ कर रखी गई बोतलें भी बरामद की। बिहार के वैशाली में मिड डे मील खाने से 12 बच्चे बीमार हुए। दरअसल खाने में मरी हुई छिपकली मिली है, जिसको खाने से बच्चे बीमार हुए। प्रशासन जांच की बात कह रही है। उधर राजस्थान के अजमेर में भी मिड डे मील खाने से 92 बच्चे बीमार हुए। अजमेर जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जयपुर के बनीपाक के राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान के 50 से ज्यादा छात्रों के साथ अजीब घटना हुई है। इन छात्रों को एक ही विषय में 0 अंक मिले हैं। इतना ही नहीं, छात्रों को एक ही विषय में 0 आने से सभी लोग अब फेल हो गए हैं। इसी तरह के एक और विषय में 2 दर्जन छात्रों को 22 नंबर ही मिले हैं। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की गलती से ऐसा हुआ है। चंडीगढ़ की टूरिज्म पुलिस विदेशी पर्यटकों से अंग्रेजी और फ्रेंच में बातें करेगी। गुरुवार को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने पुलिस कर्मियों को अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने की ट्रेनिंग दी। पठानकोट के पास नूरपुर हाईवे पर एक कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। कार सवार लोगों ने ट्रक के ड्राइवर की जमकर पिटाई की। शहडोल जिले के एक स्कूल में वहां के चपरासी ने स्कूल के 3 कमरों पर कब्जा कर लिया है और अपना घर बना लिया है। 5 कमरों में से 3 पर कब्जा होने के बाद अब 2 कमरों में 5 कक्षाएं लगती हैं। आरोप है कि चपरासी के दबंगई के चलते यहाँ पे स्कूल प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा। क्लासरूम की कमी की वजह से स्कूल के पुराने और जर्जर भवन में ही क्लासें लगाई जा रही हैं। यूपी के बुलंदशहर में दहेज मांगने पर पंचायत ने 2 लड़कों के बहिष्कार का फैसला किया। पंचायत ने फरमान जारी किया कि बिरादरी का कोई भी परिवार इन लड़कों को अपनी लड़की नहीं देगा। दरअसल शादी से ठीक पहले इन 2 लड़कों ने लड़की के परिवार से स्कॉर्पियो की मांग की। नहीं देने पर शादी से इनकार किया। अब पुलिस ने इन दोनों लड़कों को तलाशना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद में एक पड़ोसी पर 5 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। आरोप है कि बच्ची को बहला फुसलाकर ऑटो वाला सुनसान जगह ले गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। वारदात के बाद जब बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची तो परिवार वाले उसको लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक्ट्रेस राधिका आप्टे इन दिनों अपनी शॉर्ट फिल्म अहिल्या की वजह से काफ़ी चर्चा में है। खबर है कि जल्द ही उनकी एक और फिल्म पर छेड़ का प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में होने जा रहा है। इन दिनों सलमान और शाहरुख अपनी बढ़ती दोस्ती की वजह से सुर्खियों में हैं। दोनों स्टार्स के फैन क्लब्स ने 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के चलते एक साइबर इवेंट के जरिए दूरियां मिटाने का निर्णय लिया है। हॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने म्यांमार में शरणार्थियों से मुलाकात की। जोली संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी सहायता संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर 4 दिन की यात्रा पर म्यांमार पहुंची।